हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल इससे किसान। इसमें हम लोग अपना 18वां जो वीडियो था वो कंप्लीट कर चुके थे। इसमें से हमारा आधा हुआ था क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होने की वजह से हमने इसको 2 पार्ट में भागा था। ये हम कर क्या रहे थे, ये हम पूर्वावलोकन सीरीज का संसद का पार्ट कंप्लीट कर रहे थे। संसद का 3 पार्ट में बाँटा गया था। पहला था लोकसभा, उसको हमने कंप्लीट किया, दूसरा राज्यसभा कंप्लीट किया, तीसरा हमने कंप्लीट कर रहे थे जिसका नाम था कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। इसके नोट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे और इसमें हमने 50 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। लेकिन क्वेश्चन की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हमने उसको कहा था कि हम इसको 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो 50 के बाद आइए आज क्वेश्चन देखते हैं 91वां क्वेश्चन कौन सा है, जो वीडियो नंबर 19 में आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है केवल एग्जाम। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करिए और कोई सुझाव देना हो तो कमेंट भी करिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला मतलब कि 51 क्वेश्चन है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। वह आप देखेंगे, वह दहेज उन्मूलन विधेयक को लेकर हुई थी। लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिविधियों गतिविधियों की किस स्थिति या किन स्थितियों में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? वह होता है, आप देखेंगे, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में। धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं होती। संविधान संशोधन विधेयक में भी संयुक्त बैठक नहीं होती है। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई गई थी? वह था, आप देखेंगे, वह था सामान्य विधेयक के लिए बुलाई गई थी। भारतीय संसद के भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? वह होती है आपका साधारण विधेयक के संबंध में होती है। ये सब आप ये वीडियो देखने से पहले अगर आप इस वीडियो के इससे पहले वाले वीडियो के जो नोट्स देख लेंगे, जो वीडियो नंबर हमारा 18 था उसके नोट्स देख लेंगे और जो हमने 50 क्वेश्चन पहले सॉल्व करा है इससे पहले वीडियो वो देखेंगे तो ये सब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। कोई कानूनी विधेयक संसद के किस पटल पर रखा जा सकता है? दोनों पे रखा जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो। कानूनी विधेयक है तो निम्नलिखित कथनों पर में से कौन सा सही है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके 17 अवसान पर व्याप्त तक लैप्स हो जाता है, तो ये गलत है। अगर लोकसभा में कोई विधेयक लंबित है और सत्र खत्म हो गया, दूसरे सत्र में पेश किया जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि विधेयक ही कहते व्याप्त करते लैप्स हो जाए, तो ये गलत है। राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्याप्त नहीं होगा, ये सही है। क्योंकि अगर राज्यसभा से पारित हो गया, राज्यसभा तो स्थायी सदन है, वहां से पारित हो गया कोई कोई विधेयक और जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया, अब वो जो तत्काल समय की लोकसभा थी उसने उसको पारित नहीं किया और उस लोकसभा के विघटन पर व्याप्त नहीं होगा। उसका कारण ये है कि नई लोकसभा बनेगी, नई लोकसभा बनेगी तो वो उसको पारित करेगी। यही यही इसी लोकसभा ने जो राज्यसभा में पास किया है, जो विघटित हुई लोकसभा है, वो भी इस पे एक मतलब कि उस पर बैठक करके ना क्या कहते हैं, वो करते कि फिर से कहते हैं कि उस विधेयक को पारित कर देगा, तो दूसरा वाला सही है। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता है? वो है अनुच्छेद 265 में कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 265 के तहत कहा गया है कि कर कर विधि के प्राधिकरण से ही अधिरूपित है, संग्रहित किया गया है, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्य सरकार की संचित निधियों एवं लोक लेखा अनुच्छेद 300 संघ एवं राज्यों के नाम और वाद की कार्यवाहियों का कार्यवाही तथा अनुच्छेद 368 अड़सठ संविधान संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। संविधान संशोधन से ये 368 आपको हमेशा याद रखना है, ये है अनुच्छेद 300 याद रखना है, ये क्या है आपका कार्यवाही से रिलेटेड है, ये ध्यान रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो वहीं आप यूपी पीसीएस 2022 का क्वेश्चन उठाएंगे तब ये आपको मिलेगा, ये संचित निधि के बारे में क्वेश्चन आया था, ये आपको मिलेगा। भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो भारत की संचित निधि पर धन के निर्गत उपयोग में से किसी का नहीं है, वो संसद द्वारा ही होती है। संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि भारत सरकार को प्राप्त सभी राजस्व उस सरकार द्वारा राज्य हुंडी का निर्गत करने, उधार कहते
हाँ, उधार अग्रिम अर्थोपाय द्वारा लिए गए सभी सभी उधार व उधारों को प्रतिसंपादित में उस सरकार को प्राप्त सभी धनराशियों से मिलकर बनती है। यह संसद के निर्माणाधीन होती है। संसद निधि में संचित निधि से कोई भी धन निकासी तब तक निर्गत नहीं की जा सकती है जब तक संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। इसलिए बजट प्रावधानों के अनुरूप कार्यपालिका को संचित निधि से धन निकालने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। जब संसद अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग अधिनियम के माध्यम से इसे अनुमति प्रदान करती है। अब 59 नंबर क्वेश्चन के हैं करों या कत- करों और सरकारी कामकाजों के में निर्वहन में हुए अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुए समूच राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि पर होता है। भारत की संचित निधि से भारत की संचित निधि निकालने निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? वह अनुमोदन अनिवार्य है आपकी भारत की संसद का अनुमोदन अनिवार्य है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिए जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? वह भार आपका भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन का भार नहीं है। अब इसको आप एक बार एक्सप्लेनेशन को पूरा पढ़ लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि नोट्स में उस तरह का व्यापकता में नहीं दिया गया है, लेकिन इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता जो है संचित निधि पर भारित नहीं है। फिर है 63वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? तो भारित नहीं है वह आप देखेंगे भारत के प्रधानमंत्री का वेतन एवं भत्ते जो है वो संचित निधि पे भारित नहीं है। निम्नलिखित में से किस संविधान ये देखिए पीछे 2021 में क्वेश्चन आया था जो इसका मैं भी बात कर रहा था, मैं 22 बोल दिया था लेकिन था 21 का। निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक निधि से संबंधित है? तो वो था 367 आकस्मिक निधि से है, 366 आपका संचित निधि से है। अब प्रश्न है संघ की सरकारें यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसमें है कि राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायित्व है तो नहीं, ये गलत है। ये राजस्व विभाग नहीं होते हैं। भारत भा, भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता। ये बात सही है, बिना किसी ऑथराइजेशन के भारत की संचित निधि से धन निकल ही नहीं सकता है, तो ये बात आप देखेंगे सही है। लोक लेखा में किए जाने वाले सभी संविधात्रों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, तो ये गलत है। अब 66वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसके संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायित्व है? वह है आपका आर्थिक कार्य विभाग है। आकस्मिक निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं? आकस्मिक निधि को संसद स्वीकृति से पूर्व ही आकस्मिक निधि का व्यय कर सकते हैं। संसद के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो आप देखेंगे 110 में धन विधेयक के बारे में है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अभी आगे और भी आएगा, लेकिन इसका हम 109 में क्या है, धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया। जो प्रक्रिया होगी कि लोकसभा में पेश किया जाएगा उससे पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा, तो वो प्रक्रिया किसमें लिखी है? 109 में। धन विधेयक की परिभाषा क्या होगी? 110 में लिखा है। और विधेयकों पर अनुमति कैसे दी जाएगी? ये 111 में लिखा है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 है। एक विधेयक को धन विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 में यदि उससे संबंधित प्रावधान शामिल है। भारत सरकार के उधार लेने के नियम, भारत में समेकित निधि का निगमन, किसी राज्य के खातों या लेखों के लेखा परीक्षण, तो सभी क्या है, ये धन विधेयक के बारे में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा
में क्या सम्मिलित है, मतलब धन विधेयक की परिभाषा में क्या सम्मिलित है, तो आप देखेंगे दो या दो से अधिक वाले ही है कि टैक्स लगाना, धन की उगाही को भारतीय संचित निधि पे, संचित निधि पे खर्च का विवरण, ये सब किसका है, ये सब धन विधेयक की ही परिभाषा के अंतर्गत आता है। अब प्रश्न 72, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है, तो सम्मिलित नहीं किया गया, आप देखेंगे जुर्माना या अर्थदंड जो संबंधित, ये जो है धन विधेयक में नहीं आता है। धन विधेयक के विषय में क्या नहीं है, तो वो जुर्माना और दंड जो है वो धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आता है। निम्नलिखित में से सही क्या नहीं है, मतलब क्या सही नहीं, प्रत्येक धन विधेयक एक वित्त विधेयक होता है, गलत है। प्रत्येक वित्त विधेयक एक धन विधेयक नहीं होता है, ये भी गलत है। प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक होता है। अब उसके बाद देखेंगे, वित्त विधेयक पर राष्ट्रपति की पूर्व हस्ताक्षर होते हैं, तो ये भी गलत है। वित्त विधेयक पे नहीं होते हैं, धन विधेयक पे होते हैं, तो ये गलत है। राज्यसभा वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोके रख सकती है, सही है, 14 दिन बाद स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार नहीं कर सकता है, ये भी जो है एक प्रकार से आपका सही है, क्योंकि वित्त विधेयक के बारे में पूर्ण सूचना, क्योंकि वित्त से संबंधित है ना आकस्मिक, तो उसके लिए वो इनकार नहीं कर सकता है। राज्यसभा वित्त विधेयक को संशोधित कर सकती है, नहीं, नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन अगर यही धन विधेयक के बारे में बात होती तो हाँ, संशोधित कर सकती है, लेकिन उसको लोकसभा माने या ना माने, लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। गतिरोध की स्थिति में वित्त विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाया सकता नहीं, संयुक्त अधिवेशन विधेयकों या धन विधेयक वित्त विधेयक के लिए नहीं बुलाया जाता है। अगर सातवां ये भी आप एलिमिनेट करते हैं, तो सातवां कहाँ है, ये वाला ऑप्शन हट जाएगा। हाँ, तो ये वाला ऑप्शन बी वाला है वो सही आएगा। अब है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा धन विधेयक के बारे में सही नहीं है, पूछा। धन विधेयक संसद के दोनों धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, गलत है। धन विधेयक सब सिर्फ प्रस्तावित किया जाता है, लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है, राज्यसभा उसको 14 दिन तक रोक सकती है या अपना कुछ संशोधन दे सकती है, लेकिन संशोधन की जो डील है कि वो लोकसभा माने या ना माने, लोकसभा के ऊपर है। और साथ ही जो 14 दिन तक अगर रोकने के बावजूद भी अगर कोई निर्णय नहीं आता है, लोकसभा राज्यसभा 14 दिन तक रोकती है, तो धन विधेयक स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। इस हिसाब से ये जो देखा जाए सेंटेंस जिसमें दिखा है क्या सही नहीं, धन विधेयक दोनों सदनों में किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है, तो ये सही नहीं है पहला वाला ऑप्शन। तो उपयुक्त ये वाला ए वाला सही है, आइए देख लेते हैं। यह धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है, यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। जब हम पूर्वावलोकन सीरीज में जब इसी चैप्टर का वो पढ़ रहे थे, क्या नाम है, एक्सप्लेनेशन पढ़ रहे थे, जो नोट्स दिया था वो पढ़ रहे थे, तो उसमें ये हमको पॉइंट मिला था, मैंने उसको हाईलाइट भी किया था। धन विधेयक को कौन प्रमाणित करता है, तो स्पीकर जो होता है वो धन विधेयक को प्रमाणित करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर लेता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वह सही है कि यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह लोकसभा में प्रस्तुत किया, ये सही है। राज्य सरकार द्वारा धन विधेयक सदन में पेश किया जाता है, वह पेश किया जाता है, आप देखेंगे लोकसभा में पेश किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक कथन सही है, देखेंगे धन विधेयक लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है, यानी मतलब कि धन विधेयक वहाँ पेश किया जाता है, हाँ ये सही है। अब प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये देखना है। हाँ, तो इसमें बी वाला ऑप्शन यानी कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, तो ये गलत है। ऊपर वाले प्रश्न में देखा था धन विधेयक केवल कहते हैं लोकसभा में पेश किया जाता है, तो क्या सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सही है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किया था, पहला वाला तो ये गलत है, राज्यसभा में। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया तो ये सही है, बी वाला सही है। धन विधेयक कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है, तो वो होता है लोकसभा में किया जा सकता है। भारत के संविधान के अंतर्गत एक धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, वह प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा, यदि
राज्यसभा उस पर कोई कार्रवाई ना करे, 14 दिन तक कोई कार्रवाई ना करे तो पारित मान लिया जाएगा। अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? तो अधिक से अधिक 14 दिन तक रोक सकती है। लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोक सकती है? तो वो रहता है 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा में धन विधेयक प्राप्त होने के कितने दिन के अंदर इसे लोकसभा को वापस करना चाहिए? वह 14 दिन के अंदर वापस करना चाहिए। निम्नलिखित क्रिया निम्नलिखित क्रिया विधियों में से कौन सी ऐसी धन धन विधेयक को अंगीकृत करा लेगी जो एक बार लोकसभा द्वारा पारित किया जा सकता है किंतु राज्यसभा द्वारा संशोधित किया जा सकता है? वह आप देखेंगे। यह पारित समझा जाएगा कि लोकसभा द्वारा इसे दोबारा संशोधित और संशोधन को स्वीकार और अस्वीकार करते हुए पास कर दिया जाएगा। ये वाला सही ऑप्शन है। अब हम लोग प्रश्न देखे जा रहे हैं 91 प्रश्न। इसमें प्रश्न है कि कोई विधेयक जिसमें केवल वह अंतर्वर्ती है और अनुच्छेद 110 के विनिर्देशित कोई विषय उसे सम्मिलित नहीं है तो उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो बजट शब्द नहीं है। बजट शब्द के वार्षिक वित्तीय विवरण है, आर्टिकल 112 को आप देखेंगे तो उसमें ये मिलेगा। बजट शब्द हमारे संविधान में उल्लिखित नहीं है। बजट पर संसद के नियंत्रण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह है संसद की समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। ये गलत है। तो ये जो पूछा क्या सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन सही नहीं है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विधि भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम में आती है? वह काम में आप देखेंगे पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी, यानी कि संसद के सम्मुख वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने किए जाना, विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि से मुद्रा निकालना। अब है अनुपूरक अनुदान का लेखानुदान का प्रावधान, सही है। हाँ, उसके बाद है संसद में वित्त विधेयक का प्रस्तुत किया जाना, ये सब नहीं, ये सब जो है सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है। अब है यदि यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद त्यागपत्र तक पेश कर देता है। तो सोचिए, आपको बजट ही नहीं आपसे पारित हो पा रहा, तो यानी कि आपकी बहुमत नहीं है। जब बहुमत नहीं तो इसका मतलब सीधा होता है कि वह सरकार गिर जाएगी और प्रधानमंत्री त्यागपत्र देंगे अपना। अब है भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसे विधेयक हैं जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं जो निर्वाचित नहीं हैं किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित है। गलत है, ये लोग नहीं होते हैं। हाल ही में भारत के संसद के इतिहास में पहली बार सरकारी विधेयक पारित हुआ, ये भी गलत है। इससे पहले भी हो चुका है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, ये क्वेश्चन पी में आया है। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट किसी एग्जाम में और हुआ है, मेरे ख्याल से ईपीएफओ का कोई पेपर था के साथ 2021 वाला था, उसमें शायद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। हम्म, आगे प्रश्न देखते हैं। 97 है, आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण संसद में प्रतिवर्ष ये किया जाता है आगामी वर्ष के बजट को प्रस्तुत करने के लिए। अगर मान लीजिए अब 2024 का जो बजट पेश किया जाएगा उसमें लिखा रहेगा 2024-25, यही वो बात कर रहा है। अब है लेखानुदान संघ सरकार की अनुमति प्रदान करता है, वह करता है निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। लेखानुदान संचित निधि से धन निकालने के लिए होता है। अब लेखानुदान बना हुआ है बजट पारित होना या लंबित होने के कारण धन की आवंटित करने के लिए लेखानुदान बना हुआ है। तो मान लीजिए बजट पारित होने में थोड़ा समय लगा तो उस दौरान जो लेखानुदान से पैसा निकाल कर देश की कार्यवाही या देश की सारी गतिविधियों को संचालित करने के लिए जो पैसा काम आएगा वो लेखानुदान से आएगा। संसद में लेख के लिए वोट आवश्यक है, वह है जब सामान्य बजट में समय सीमा के अंदर पारित नहीं
पारित होने की आशा नहीं होती तो जो क्या होता है लेखानुदान के द्वारा निकाला जाता है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? अंतरिम बजट आपको ध्यान रखना है ये शब्द अभी ये 2022 2024 के फरवरी में पेश किया जाएगा। अंतरिम बजट स्थायी सरकार लेखानुदान के प्रावधानों का प्रयोग करती है। स्थायी सरकार लेखानुदानों के प्रावधानों का प्रयोग करती है जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधानों का प्रयोग करती है। अब है लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष की मात्रा के संबंध में होता है जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित है तो ये सही है। ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन था और ये 2011 में प्रीलिम से पूछा गया था। व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? तो वह रखा जाता है अनुदान का अनुरोध के लिए रखा जाता है। सामान्य वित्त विधेयक में सामान्य वित्त विधेयक में चरण सम्मिलित है। चरण है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना, लेखानुदान नहीं है। बजट के संबंध में लेखानुदान नहीं है। फिर वित्त विधेयक को पारित करना ये है। संसद में संसद में विधान प्रस्तुत की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। वह होती है आपका उपयुक्त सभी में होती है जैसे कि एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक इसके लिए भी ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य का हित निहित हो ये है। राज्य की सीमाओं में फेरबदल करने के लिए संबंधित विधेयक इसके लिए भी धन विधेयक इसके लिए भी सभी के लिए जो है ये आप देखेंगे कहते हैं पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। इस प्रश्न को आप एक अपने कॉपी में एक फुल मार्क करके रख लीजिएगा कि मतलब कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति किसमें आवश्यक है ये चारों वाक्य लिख लीजिएगा। इससे याद रहेगा अक्सर लोगों को याद रहता है धन विधेयक के बारे में याद रहता है लेकिन ये सब विधेयक भी जो होते हैं उसके लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित बजट संघ बजट से है वह आप देखेंगे कटौती प्रस्ताव। ये एक्सप्लेनेशन एक आप निंदा प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव इसके बारे में नोट्स मैंने ये पुश कर दिए हैं। आप भी यहाँ रुक के इसके लिए नोट्स बना लीजिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसमें सारे जो प्रस्ताव हैं उनके बारे में आपको पता चलेगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य ये बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वह देखेंगे तो इसमें जो ऑप्शन दिया हो डी वाला लेखानुदान यानी बजट मांग के पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना नहीं लेखानुदान पूरे वर्ष के लिए नहीं होता है। वह सिर्फ बजट पेश करने में जो समय ज्यादा जा रहा होता है उस बीच उस बीच क्या होता है उसी बीच कहते हैं जो खर्च निकालना रहता है भारत सरकार के संचालन में उसके लिए लेखानुदान प्रस्तुत किया जाता है। अब 108वां प्रश्न ध्यान आकर्षण सूचना के प्रावधान के निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र के सीमित किया गया है वह है स्थगन प्रस्ताव। अब है भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण कर सकती है? स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल प्रस्ताव और अनुपूरक प्रश्न के द्वारा कर सकती है। अब है तारांकित प्रश्न के विषय में सही क्या है? सही देखेंगे इसमें क्या है तारांकित विषय में कि आप देखेंगे उत्तर मौखिक दिए जाते हैं सही है। उत्तर लिखित दिए जा सकते हैं या तो मौखिक वाले के प्रश्न जनसंख्या ज्यादा होती है लिखित वालों की कम होती है। हालांकि कुछ ऐसा संभव नहीं लेकिन ऐसा होता है अक्सर देखा जाता है। पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं तो तार्किक प्रश्न पूरक प्रश्न तो नहीं है पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। उत्तर पर बहस की जा सकती है गलत है। उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण होता है ये भी गलत है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने को कि क्या स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य होते हैं? वो होता है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। स्थगन मतलब होता है कि संसद का काम स्थगित करो और एक प्रस्ताव में ला रहा हूँ उस पर बहस करो दैट्स कॉल्ड टू
स्थगन प्रस्ताव ऐसे याद करिए। अब है ये राजकीय सरकार लोकसभा में 184 अंतर्वाद विवाद खत्म नहीं करती। ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा, तो विवादित विवादित नहीं मानेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा। के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लिखने के बावजूद मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है, आया भी है। देखिए, एक के बाद एक प्रश्न। लोकसभा लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन की अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो वह देखिए, ये निश्चित नहीं है, ये जिसको प्रश्न पूछा गया था, लेकिन 2015 में से बढ़ाकर 30 कर दिया गया है, ये बस है। संसदीय क्रियाओं में गिलोटीन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि विधेयक पर बहस को बंद कर देना। मतलब कि कोई विधेयक उस पर बहस बंद करना और जल्दी जल्दी उसके प्रावधान भी, ये कंगारू मतलब कि होता है, ऐसे गिलोटीन होता है, सीधा जंप कर जाना, कंगारू में के प्रावधान छोड़ छोड़ के आगे बढ़ना, इस तरह कई प्रावधान हैं। जब मैं क्वालिटी के नोट्स पढ़ाने लगूंगा जो मैंने खुद से बनाए हैं, मैं इन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्रेशन रहेगा। तो मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, क्योंकि वो हैंड रिटन नोट्स हैं, उतने समझ नहीं आएंगे, तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, और गूगल लेंस की काफी ज्यादा मदद लेनी पड़ेगी। तो वो धीरे धीरे बन रहा है, जैसे ही सीरीज कंप्लीट हो जाएगी पूरा लोकन की, उसके बाद मैं उस नोट्स को कंप्लीट करवाऊंगा। वो क्विक रिवीजन होगा, आपका प्रीलिम्स के पेपर के लिए क्विक रिवीजन होगा, उसमें हर एक सब्जेक्ट को मैं ऐसे बनाऊंगा। अब है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वह सही देखेंगे, राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकता है। ये जो है सही है। कितने प्रश्न प्रश्न खत्म हो गए हैं। निम्नलिखित कथनों निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। अब दिया हुआ है, संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये सही है। अब ये कानूनी अधिकार बन गया, जो 300 ए में है। याद रखिएगा, जब हम फंडामेंटल राइट पढ़े तब उस वक्त की बात हुई थी। इसको रफ कर दीजिए, क्योंकि ये वाला, राज्यसभा एक वित्त बिल को रोक सकती है। तो ये आप देखेंगे, हाँ, वित्त बिल को रोक सकती है, सिर्फ 14 दिन तक, अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है। तो ए और बी सही है। अब है, भारतीय संसद का सचिवालय है। भारतीय संसद का सचिवालय है, वह है सरकार की स्वतंत्रता। अब है, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है, वह होती है, आप देखेंगे कि न्यायिक समीक्षा से, होती है। प्रश्न है, भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाता है, वह मनाया जाता है 13/5/2002 को मनाया गया है। अब वह कौन राष्ट्रवादी नेता है जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर चुना गया था? वह था वल्लभ भाई पटेल चुने गए थे। इस तरह से ये पूरा ऑप्शन कंप्लीट होता है। अब अपने हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संसदीय समितियों के बारे में, कि कितनी समितियां बनाई गई हैं, उनके बारे में हम प्रश्न देखेंगे। कितने प्रश्न? 29 प्रश्न है। अगर देख कितना समय हो रहा है, अभी केवल 28 मिनट हुए हैं। हम इसको लैंग्वेजेस को नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे। चलिए, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, और अपने सुझाव के लिए कमेंट भी करिए। हाँ, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, संसदीय समितियों को देखेंगे। धन्यवाद।